हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे थे और उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है टू आइडेंटिकल लूप्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विद द सेम एंगुलर स्पीड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। सेम मैग्नेटिक फील्ड में मीन्स मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और आइडेंटिकल नॉर्थ पोल और आइडेंटिकल साउथ पोल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉपर और दूसरा एल्यूमिनियम, दो लूप्स हैं और दोनों लूप्स रोटेट कर रहे हैं और इनके रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप रोटेट करता है तो उसमें क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। ठीक है, ये भी रोटेट कर रहा है सेम ओमेगा से, तो क्या क्या सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और लूप का एरिया सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल लूप्स हैं, देखने में मटेरियल अलग है, केवल एक कॉपर का है और एक एल्यूमिनियम का है और ओमेगा वगैरह सेम है। ठीक है भाई, पूछा गया है कंपेयर, पहला क्वेश्चन है द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब भी कोई एक कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो ई इंड्यूस जो बनता है वो बनता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही होता है जब एक एंगुलर मोशन होता है किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसका फॉर्मूला NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम है, आइडेंटिकल दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है। ठीक है, एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, ओमेगा दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है वो दोनों में सेम होगी, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो दोनों में सेम होगा। तो कंपेयर करके हमने बता दिया दोनों का ईएमएफ कैसा होगा, सेम होगा। चलिए दूसरा पूछा गया है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया सेम। दूसरा पूछा गया है द करंट प्रोड्यूस इन द टू कॉइल्स, उसको भी कंपेयर करो। तो आई इन कॉपर जो हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो इतना हुआ है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R, जबकि I इन एल्यूमिनियम होगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन R ऑफ कॉपर, R ऑफ एल्यूमिनियम। करंट अलग हो जाएगा, ईएमएफ तो सेम है, वोल्टेज सेम है, दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, जो पोटेंशियल बना है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो तो सेम है, लेकिन करंट अलग अलग होगा क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस दोनों का क्या है, अलग अलग है। और जनरली हमको पता है कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अगर कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तो कॉपर के अंदर करंट ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम की अपेक्षा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। हम अगले सवाल पर अपने मूव करते हैं। तो काफ़ी आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमको एक बार तो इनको सोचना पड़ता ही है और अगर एक बार सोच लिया तो फिर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कभी भी हमसे पूछ लो, हम आंसर इसका बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। तो हम सभी को इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर लगा लेना है बोर्ड देने से पहले। ठीक है, बिल्कुल, तो साथ लगाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए प्राइमरी कॉइल इज मूव टुवर्ड्स सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी कॉइल है, एक ऐसी कॉइल है जिसके पास वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। ये रही प्राइमरी कॉइल, इस प्रकार से डीसी लगा दिया। चलिए, व्हेन ए प्राइमरी कॉइल इज मूव टुवर्ड्स सेकेंडरी कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है किसी एक मूवमेंट पे। व्हाट कैन बी डन टू हैव ए लार्जर डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विद द सेम बैटरी। ये बैटरी लगी हुई है और ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है कब, जब हम इसको मूव करते हैं। तो बच्चों एक बात तक क्लियर है, अगर ये बैटरी लगी हुई है तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, यानी इस पर कुछ ना कुछ इसके मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं और इसको मूव कर रहे हैं, तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे क्या करेंगे, ईएमएफ को इंड्यूस कराएंगे। यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ईएमएफ को इंड्यूस कराएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो हमको क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी इसको आगे पीछे करना चाहिए। पहला
जो स्टेप है वो हमको ये करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्या करें, व्हाट कैन बी डन टू हैव ए लार्जर डिफ्लेक्शन। ज़्यादा डिफ्लेक्शन पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में पाना है, ज़्यादा करंट अगर इसमें पाना है, तो इसको जल्दी जल्दी आगे पीछे कीजिए। पहला चॉइस हमारी ये होगी। और दूसरा तरीका होगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए या इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। किसी के भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो भी डिफ्लेक्शन आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ए कॉइल Q इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज बल्ब B। एक कॉइल Q, एक कॉइल है Q जो कि कनेक्टेड है एक बल्ब से B, बहुत बढ़िया। एंड प्लेस्ड नियर टू द कॉइल P एज शोन इन द फिगर, और इसको इसके पास रख दिया और इस कॉइल का नाम है P। इसमें क्या है, ऊपर AC सोर्स लगा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। गिव रीजन्स टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द बल्ब B लाइट्स। जो बल्ब है वो जल रहा है, उसका कारण बताइए। तो उसका कारण यही है कि यहाँ पे AC करंट लगा हुआ है। AC करंट की बार बार डायरेक्शन चेंज होती है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इसके बनेंगे उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फ्लक्स को क्रिएट करेंगे और वो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा, इस कॉइल में भी क्या करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा, इंडक्शन। ठीक है, तो इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, उस कॉइल में करंट पहुंच गया, इसी को बोलते हैं इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, एक कॉइल में करंट के चेंज होने के कारण से दूसरे कॉइल में करंट पहुंच जाए, इसी को क्या बोलते हैं, हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। वो फ्लक्स चेंज हो रहे होंगे इसके, इस कारण से, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से ये बल्ब जलने लगेगा। दूसरा सवाल है इसमें, द बल्ब गेट डिमर इफ Q इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर Q जो है वो लेफ्ट की तरफ जाने लगे, इस तरफ इसको हम मोशन कराएं, तो बल्ब धीरे होने लगता है, डिम होने लगता है। बिल्कुल, बल्ब धीमे इसलिए होने लगेगा क्योंकि अच्छे से इंडक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे ये कॉइल दूर जाने लगेगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे अच्छे से। जब इसके मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे अच्छे से पहुँच ही नहीं पाएंगे तो अच्छे से इंडक्शन नहीं हो पाएगा, तो लो इंडक्शन के कारण उसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्टेट द लॉ दैट गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कौन सा लॉ देता है, तो आपको किसका स्टेटमेंट लिखना है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला, स्टेट लेंज लॉ, फिर से लेंज लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, फुल स्टॉप। गिव वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस लॉ, एक एग्जाम्पल भी देना है लेंज लॉ को समझाने के लिए। द लेंज लॉ इज द कंजर्वेशन, द लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कुल मिला के आपको ये समझना है और इसको समझाना है। ठीक है, तो इसको समझिए जरा। एक लूप है हमारे पास जिसमें कोई करंट नहीं है, केवल क्लोज लूप है वायर का। ठीक है, कोई किसी प्रकार का करंट नहीं है, और यहाँ पे एक मैग्नेट है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप समझा देंगे और कहेंगे कि जब ये नॉर्थ पोल जाता है इस लूप के पास, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस नॉर्थ पोल को भगाने की कोशिश करेगा ये लूप, और यहाँ भी नॉर्थ पोल बना लेगा। तो इधर से देखने पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। ठीक है, इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, वही करंट इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये लेंज लॉ है, समझा दोगे इस बात को। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मैग्नेट है उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कम हो नहीं रहे, है ना। हम बार बार इसको आगे पीछे कर रहे हैं मैग्नेट को, इसमें करंट बन रहा है, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो नहीं रहे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है या नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे ही प्रोड्यूस हो रही हो, जबकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी क्रिएट कैसे हो रही है इस लूप में, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रहे, तो किसकी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड की तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा होता तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे वीक होते जाते और हमारी मैग्नेट खराब हो जाती।
तो बच्चों यहाँ पे जिसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है वो है हम, जो इस मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं। क्योंकि जब इस मैग्नेट को आगे कर रहे होंगे तब ये अपोज कर रहा होगा, ये नॉर्थ पोल बना के, क्योंकि जब इसको आगे कर रहे होंगे, इस कॉइल के पास ले जाएंगे तो ये अपोज करेगा, नॉर्थ पोल बना के भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम जबरदस्ती इसको पास में ले जा रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ रहा है और हमारा एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तब ये नॉर्थ पोल को बुलाना चाहेगा, साउथ पोल बनाएगा, क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। इसी लूप में करंट कैसा हो जाएगा उस समय, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको दूर ले जा रहे होंगे तो क्लॉकवाइज करंट होगा, तो हमको बहुत वर्क करना पड़ेगा दूर ले जाने में, क्योंकि वो खींच रहा होगा साउथ पोल। तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं जो ड्राइवर है, जो मैग्नेट को मूव करा रहा है, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो गई है, ऐसा नहीं, वो केवल कन्वर्ट हुई है हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, बिल्कुल। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार इसको सीबीएसई में पूछा जा चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ऐसा मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और एक स्क्वायर लूप है और साइड 20 सेंटीमीटर की साइड का इज इनिशियली कैप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है B, उसकी वैल्यू 0.1 टेस्ला है और ये कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल, डायग्राम बन गया। एज शोन इन फिगर, बहुत बढ़िया। इट इज देन मूव टुवर्ड द राइट विद ए वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज देन मूव टुवर्ड द राइट विद ए वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये इधर की तरफ गया तो उसके अंदर भी घुस जाएगा, फिर बाहर भी निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, और कब तक ये चलता रहा, टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, जब तक ये फील्ड के बाहर ना निकल जाए। प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ, पहला आपको ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप वर्सेस टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स का और टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ बनाना है और तीसरा करंट का टाइम के साथ बनाना है, ठीक है, बढ़िया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम फ्लक्स का टाइम के साथ देख लें। इस तरीके से टाइम एक्सिस और यहाँ पे हमारा फ्लक्स लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी रहेगा हम बाद में अपनी कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम ग्राफ बना लें, उसके बाद यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, चलिए काफी सेकंड हो गए। अच्छा, जरा इस बात को समझिए, अभी इसका आगे वाली साइड इस मैग्नेटिक फील्ड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये लूप चल रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 30 सेंटीमीटर कितने सेकेंड में कवर कर लेगा, 3 सेकेंड्स में। 3 सेकेंड के बाद की कहानी ये है, ये लूप कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट एज पे, जस्ट किनारे पे, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, आगे वाली साइड, वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, कितना चल गई, 30 सेंटीमीटर चल गई, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो अभी तक तो कोई फ्लक्स इंक्रीज नहीं हुआ 3 सेकंड तक। उसके बाद ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा 2 सेकंड तक, क्योंकि ये लूप का जो साइज है वो 20 सेंटीमीटर साइज है और 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो 2 सेकंड में अंदर पूरा का पूरा घुस जाएगा। तो 2 सेकंड बाद की कहानी कुछ ऐसी है, ये आगे वाली साइड यहां पहुंच गई, ठीक है। तो 2 सेकंड तक फ्लक्स बढ़ेगा, 3 से लेके 5 तक, मान लीजिए इतना फ्लक्स हो गया है, फाइनल फ्लक्स, मैं बाद में इसकी वैल्यू लिख दूंगा। उसके बाद ये जो है, जो रीजन है वो 80 सेंटीमीटर का है, 80 सेंटीमीटर का। कितना लूप अंदर घुस गया है, 20 सेंटीमीटर।
क्या अब ये लूप जब अंदर मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा? नहीं, मैक्सिमम हो चुका है, जितना फ्लक्स उतना ही रहेगा। अच्छा, कितना और इसको चलना है? 60 सेंटीमीटर। 80 में से 20 घटा दो, 60 सेंटीमीटर। और 60 सेंटीमीटर चलने के बाद की कहानी कुछ ऐसी होगी, ये जो आगे वाली साइड है वो यहाँ पहुँच जाएगी बिल्कुल एज पे, और 60 सेंटीमीटर चलेगा 6 सेकेंड में। तो 6 सेकेंड तक 5 तक की कहानी हो गई थी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 11 तक कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, बिल्कुल कांस्टेंट फ्लक्स रहेगा। उसके बाद 2 सेकेंड में ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसका साइज 20 सेंटीमीटर है। 2 सेकेंड में ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 13 सेकेंड तक 1 2 3 4 5 6, ओके 13 सेकेंड तक ये पूरी की पूरी कहानी रही। फ्लक्स का ग्राफ रहा टाइम के साथ, ऐसे फ्लक्स चेंज होगा फिर जीरो हो जाएगा। आगे की जर्नी अगर हो रही है तो जीरो रहेगा, ठीक है। वेरी गुड, तो ये फ्लक्स का ग्राफ हो गया। चलिए फ्लक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा इसका एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया जो है वो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स। ए ये रहा और बी की वैल्यू है 0.1, ठीक है। तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, आंसर आएगा 2 2 जा 4 इंटू 0.1 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर -3 फ्लक्स वेबर। 4 इंटू 10 की पावर -3 4 मिली वेबर। चलिए इस तरीके से हम फ्लक्स की वैल्यू भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये फ्लक्स का ग्राफ हो गया है टाइम के साथ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ क्या होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बनेगा? ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब जब फ्लक्स चेंज होगा। फेराडे ने क्या कहा था? ईएमएफ कब कब इंड्यूस होगा? जब जब फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसी के नीचे अगर हम ग्राफ बनाए बिल्कुल सेम इसी तरीके से, इंड्यूस्ड ईएमएफ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ओके वेरी गुड। तो फ्लक्स तो केवल इन 2 सेकंड के लिए चेंज हो रहा है और इन 2 सेकंड के लिए चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ भी तभी इंड्यूस होगा। और चूंकि मोशन के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उस ईएमएफ का नाम होगा मोशनल ईएमएफ BLV। क्या नाम होगा? मोशनल ईएमएफ BLV। और इस डायरेक्शन में चल रहा है, शुरुआत में होगा BLV, कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी। 3 से लेके 5 सेकंड तक, 3 तक तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, 3 से लेके 5 तक एक कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। L भी कांस्टेंट है, इसकी लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, और V वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ओके। उसके बाद फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा 11 सेकंड तक, फिर नीचे की तरफ BLV अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने नीचे की तरफ बना दिया है। तो ये ग्राफ बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू लिखनी पड़े तो आप वैल्यू कैसे नहीं लिखेंगे? VLV मैग्नेटिक फील्ड 0.1, लेंथ इस रॉड की, लेंथ इस आर्म की जो कि मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, क्योंकि ये वाली आर्म मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर पा रही है, यही कर रही है, तो इसकी लेंथ है 0.2 मीटर और वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, यही आपका है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है और बाई एक्सिस पे नीचे यहाँ पे इसके जस्ट सामने लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल। और क्या बताना है? इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ इट हैज रेजिस्टेंस 0.1, इंड्यूस्ड करंट, तो जब वोल्टेज होगा तभी करंट होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको मिटाल दूं, वोल्टेज का बना रखूं ग्राफ, करंट जो बनेगा वो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी है? 2 × 2 और 1 2 3 10 की पावर -3 वोल्ट, ओके। 2 × 10 की पावर -3 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट जो बनेगा I = 2 × 10 की पावर -3 अपॉन R, तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -2, आई थिंक 0 बढ़ेगा ऊपर, तो 10 की पावर -2 एम्पियर, ठीक है। और ये करंट कब तक होगा? जब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा तब होगा। तो यहीं पे हम ऐसा I बना दें और ये T, तो ये IT का क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था हल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर पहली बार देखोगे तो हो सकता है कि आप ना बना पाओ, इसलिए पहले से ही इसको पढ़ के जाना है।
ठीक है, बिल्कुल। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लूप धीरे धीरे अंदर जा रहा है, वेरी गुड, काफी अच्छा, शाबाश। ए रॉड ऑफ लेंथ L इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली, L लेंथ की रॉड है, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं, इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर EMF इंड्यूस अक्रॉस द रॉड। तो रॉड के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होना है उसका डेरिवेशन करना है, कुल मिला के आपको मोशनल EMF का डेरिवेशन करना है, ठीक है। ऐसा डेरिवेशन आप लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट करते समय किया होगा, ठीक है। मान लीजिए एक वायर है, वायर का फ्रेम, और इसमें एक रॉड रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और ये v वेलोसिटी से ये रॉड मोशन कर रही है, ठीक है। इस रॉड की लेंथ मान लीजिए L, स्मॉल l मान लें, कैपिटल L मान लें, कुछ भी मान लें। ये दूरी किसी भी समय x, और ये दूरी चेंज हो रही है, ठीक है। ये लेंथ चेंज नहीं हो रही, ये दूरी चेंज हो रही है। तो जब ये रॉड धीरे धीरे पास में आएगी तो ये इसका एरिया कम हो रहा है, ठीक है, और एरिया कम हो गया, और एरिया कम होगा, जिसके कारण से फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज हो सकता है B चेंज करके, B डॉट A, फ्लक्स की वैल्यू होती है B डॉट A, यानी B चेंज हो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और थीटा चेंज हो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। डेरिवेशन इसको आप कर सकते हो, फाई की जगह आप लिखोगे B डॉट A यानी BA D अपॉन डी टी। B मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट, एरिया L इंटू एक्स, किसी भी समय एरिया L इंटू एक्स। BL कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, माइनस BL dx अपॉन डी टी। व्हाट इज dx अपॉन डी टी? वेलोसिटी, x की कम होने की रेट या बढ़ने की रेट, या x के चेंज होने की रेट क्या? वेलोसिटी v। लेकिन v उधर है जिधर x कम हो रहा है, इसलिए इसको हम v तो नहीं लिखेंगे, माइनस v लिखेंगे, तो ये हो जाएगा BLV। कितना हो जाएगा मोशनल EMF? BLV, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डेरिवेशन है, आपकी कॉपी में नोट्स में कराया गया होगा, बिल्कुल। क्या हम इस मोशनल EMF को लोरेंस के हिसाब से भी समझ सकते हैं? बिल्कुल, लोरेंस फोर्स। तो ये भी CBSE बोर्ड में पूछा जाता है। एक रॉड है, ये रॉड ऐसे मोशन कर रही है, इसके एंड्स पे कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा, इसको आप समझाइए, ठीक है, बिल्कुल। तो जरा देखिए, ये रॉड मोशन कर रही है, तो रॉड के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि रॉड चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स के वहीं पे रहेंगे, है ना। तो रॉड मोशन कर रही है, तो रॉड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेंगे। तो ये रॉड है, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहे होंगे। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा QV क्रॉस B। कितना फोर्स लगेगा? QV क्रॉस B। किस डायरेक्शन में? V इज द वेलोसिटी, क्रॉस B, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। माइनस के चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, V क्रॉस B, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन इस एंड पे आके इकट्ठा होने लगेंगे, और ये वाला एंड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे रॉड पे, रॉड में ही अंदर उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, V क्रॉस B ऊपर की तरफ, तो वो जाते रहेंगे। एक समय आएगा इनका जाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है QVB मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन नीचे की तरफ भी फोर्स लगने लगा है QE। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, टर्मिनल्स का बनना बंद हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन QBB बराबर QE, Q से Q गया, तो यहाँ से आ जाएगा VB बराबर E। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V वोल्टेज अपॉन लेंथ, इसकी जो लेंथ है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा BLV। और ये मोशनल EMF है जो कि अभी अभी हमने फैराडे लॉ से निकाला था, ठीक है, बिल्कुल। तो इसको हम लोरेंस
से भी समझ सकते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देना पड़ेगा, अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए अगला सवाल। ओके, ए रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप मूविंग आउट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है और दोनों ही लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक लिमिटेड एरिया में बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है और एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि इससे बाहर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, v से। और एक और मैग्नेटिक फील्ड है, सेम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर लूप बाहर जा रहा है v वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से, सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम वेलोसिटी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। क्लियर है? बिल्कुल। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। चलिए, इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन। किसमें ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, किसका ईएमएफ चेंज होता रहेगा, ये आपको बताना है, अनुमान लगाना है कि किसमें कांस्टेंट हो सकता है जिस समय ये बाहर जाएगा। क्योंकि अभी तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, जब ये अंदर मोशन कर रहा है। जब ये बाहर जाएगा तभी फ्लक्स चेंज होंगे, और जब फ्लक्स चेंज होंगे तभी ईएमएफ बनता है। तो ईएमएफ कब बनता है? जब फ्लक्स चेंज होते हैं, d∅/dt। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हर dt में इक्वल dt में अगर d∅ भी इक्वल हो तो ईएमएफ कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हर dt में, बात को समझिए, हर dt में मान लीजिए 1 सेकेंड है dt, और ये लूप काफी बड़ा है, 3-4 सेकेंड लगेंगे इसको बाहर होने में, तो हर एक सेकेंड में इक्वल d∅ हो तो ईएमएफ क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि d∅ जो हो गया वो इक्वल हो गया, d∅ जो है वो कांस्टेंट है और dt भी सेम है। तो जब ये लूप बाहर निकल रहा होगा तो पहले सेकेंड में तो ये इस प्रकार से ऐसे बाहर निकलेगा। मान लीजिए इतना फ्लक्स रिड्यूस हो गया, रिड्यूस, ठीक है, कम हो रहा। दूसरे सेकेंड में ये इतना बाहर निकल जाएगा, इतना तो पहले सेकेंड में हो गया था, इतना दूसरे सेकेंड में रिड्यूस हो गया। तो अगले सेकेंड में भी इक्वल अमाउंट ही कम होगा, और अगले सेकेंड में भी जब ये बाहर निकलेगा तब इक्वल अमाउंट ही कम होगा, और अगले सेकेंड में भी इक्वल अमाउंट कम होगा। तो इस वाले डायग्राम में तो d∅ इक्वल है हर एक पॉसिबल dt के लिए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इसका इक्वल एरिया बाहर जा रहा है, बिल्कुल। जबकि यहां पे ऐसा नहीं होगा, तो वहां पे ईएमएफ जो बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, जबकि यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे देखिए जरा, पहले सेकंड की कहानी कैसी रहेगी इस सर्किल की, कुछ इस प्रकार की। पहले सेकंड में इतना एरिया बाहर जा रहा है, तो d∅ तो है, फ्लक्स तो रिड्यूस हुआ, चेंज हुआ मतलब रिड्यूस हुआ, अभी तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इतना हुआ। अगले सेकंड की कहानी कुछ ऐसी होगी, अगले सेकंड में इतना रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पहले सेकंड में इतना रिड्यूस हुआ, अगले सेकंड में इतना रिड्यूस हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एरिया बढ़ता जा रहा है। जो d∅ है वो हर dt में अलग अलग होगा, इसलिए सर्किल जब बाहर निकलेगा उसमें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है, जबकि रेक्टेंगल में कांस्टेंट ईएमएफ बनेगा। तो इसको पूछ लिया गया है तो अच्छे से समझाना होता है इसको, अन्यथा इसमें मार्क्स जाने का खतरा रहता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से समझाइए। अगला, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के 2 लॉ हैं। पहला तो स्टेटमेंट है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज, किसी कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है अगर वो चेंज हो जाए, चेंज होता रहे, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इट इंड्यूसेस ईएमएफ एंड हेंस करंट। दूसरा इसका मैथमेटिकल फॉर्म है E = d∅/dt। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगला सवाल इसके साथ कौन सा अटैच है? ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट। एक जेट एरोप्लेन है जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट इधर वेस्ट इधर। तो जेट एरोप्लेन में बना दूं इस प्रकार से, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 1800
किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग द स्पैन ऑफ 25 मीटर। जो विंग्स हैं उसके, मान लीजिए ये पंख है, पंख की लंबाई 25 मीटर है, तो उसके एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा? क्योंकि ये जो हवाई जहाज है, ये जो एरोप्लेन है, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करे तो मोशनल ईएमएफ के कारण यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, मोशनल ईएमएफ में भी हम लोग एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करते हैं, तो ये भी एक रॉड की तरह है, ये मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होने के चांसेस रहेंगे। 25 मीटर की है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज 5 × 10⁻⁴। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 5 × 10⁻⁴, एंड एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए कि मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, जब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बी चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। एक रॉड को आगे पीछे करने से एरिया चेंज होता है, अब ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, थीटा चेंज हो रहा है। एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुमाइए तो उसका एंगुलर ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो 3-4 केसेस हैं, उन्हीं केसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, सीखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक रॉड को घुमाएंगे तो BLV ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ, V इज वेलोसिटी। ठीक है, L लेंथ आपको 25 मीटर पता है, V वेलोसिटी आपको पता है 1800 किलोमीटर पर आवर। इस हवाई जहाज की वेलोसिटी है, तो इस रॉड की भी वेलोसिटी उतनी ही होगी। बी मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जिसको ये कट करता है। अब ऐसे करके उसके विंग्स हैं, मान लीजिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कौन से कंपोनेंट को कट कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट को। क्योंकि अगर मान लीजिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, उस रीजन में उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को स्वीप करते हुए विंग चले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐसे घिसते हुए चले जाएंगे विंग। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जिस भी मैग्नेटिक फील्ड को रॉड काटती है उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का? वर्टिकल कंपोनेंट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, आप इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना लीजिए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डिप। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या एंगल है, हमको निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट। डेल्टा पता है हमको 30 डिग्री। चलिए, तो ये एंगल पता है, वर्टिकल निकालना है, और ये हाइपोटेनस यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी साइन थीटा, साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 5 × 10⁻⁴। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ इंटू साइन 30 यानी 1/2, यानी 2.5 × 10⁻⁴। तो 2.5 × 10⁻⁴, लेंथ 25, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आप लिखेंगे तो 500 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके वोल्ट में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा का सीधा बोर्ड में सीधा पूछ लिया गया है। तो बोर्ड में एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो हम लोग ये कोशिश करें कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एटलीस्ट एक्सरसाइज तो लगा ही लेनी है। अगर एडिशनल आप ना लगा रहे हो तो एक्सरसाइज तो आपको लगानी ही लगानी है। ठीक है, क्योंकि उसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो उनको अगर आपको नहीं लगाना है, वो ज़्यादा सीबीएसई में उनको नहीं उठाया जाता है ज़्यादा, लेकिन एक्सरसाइज तो आपको लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS। फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS, PQRS, और यहाँ पे वेलोसिटी v दी गई है इस डायरेक्शन में। फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS इन विच आर्म RS of length L is movable, of length L is movable. The loop is kept in uniform magnetic field B. Loop is kept in uniform magnetic field B.
perpendicular to the plane of the loop. The RS are moved outward. Deduce the expression for EMF induced across the arm RS. EMF induced across the arm RS. तो इसको अभी अभी हमने डेराइव किया था. आप चाहे तो लोरेंस के हिसाब से डेराइव कर ले, आप चाहे तो d∅/dt फैराडे लॉ से डेराइव कर ले. आंसर जो आएगा वो मोशनल EMF क्या आएगा? BLV. ठीक है, ओके. हम लोग CBSE के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो कम से कम डेरिवेशंस तो आने चाहिए. BLV. ओके, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर, पहला हो गया इंड्यूस EMF जो कि अभी अभी हमने कराया था. अगला है द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म. कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी इस आर्म को मूव कराने के लिए? तो इस आर्म को मूव कराने के लिए हमको फोर्स लगाने की क्या जरूरत है, इसको समझ लें पहले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. इस आर्म को हम बाहर की तरफ मूव कराना चाहते हैं. ध्यान दीजिए, जो करंट की डायरेक्शन होगी V क्रॉस, वेलोसिटी इधर है ना, V क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसा होगी. ठीक है, रॉड के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी. करंट कैरिंग रॉड, जैसे ही हम रॉड को मूव करेंगे रॉड में करंट आ जाएगा BLV के कारण. एक लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है तो उसके अंदर वोल्टेज डेवलप हो जाएगा जिसके कारण करंट बन जाएगा. और करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंसेस फोर्स IL क्रॉस B. तो L करंट की डायरेक्शन क्रॉस B, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. IL क्रॉस B, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी हम उधर मोशन कर रहे होंगे तो ये जो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा कि हमको मोशन नहीं कराने देगा. फिर हमको जबरदस्ती पकड़ के इसको खींचना पड़ेगा, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. तो सीधी सी बात है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स IL क्रॉस B है तो हमको भी इस डायरेक्शन में फोर्स IL क्रॉस B ही लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन करने के लिए. तो फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा ILB. ठीक है, I की वैल्यू I इज इक्वल टू E/R LB. E की वैल्यू है BLV/R LV. ठीक है, तो आप चाहे तो L² V² कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है. तो ये है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म. अगला है कुछ द पावर डिसिपेटेड एट हीट एज हीट. कितनी पावर खत्म हो गई हीट के रूप में? तो जब आप ऐसे इसको मोशन कराते रहेंगे तो करंट बरकरार रहेगा, लेकिन इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस है, इस पूरे लूप में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और करंट भी है, तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा. तो हीटिंग इफेक्ट कितना डेवलप हो जाएगा? तो पावर पूछा है I² कर दीजिए. I आपको पता है I इज इक्वल टू E/R होता है, उसका स्क्वायर R कर दीजिए. चलिए, पावर I² I इज इक्वल टू E/R, उस चीज का स्क्वायर R. तो एक R कट जाएगा तो P इज इक्वल टू E²/R. चलिए, तो BLB का स्क्वायर, वोल्टेज तो इतना ही बना था, इंड्यूस EMF R, ये आपका रहा आंसर. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें आपको फोर्स पूछ लिया, पावर पूछ लिया, EMF इंड्यूस पूछ लिया. EMF इंड्यूस का तो डेरिवेशन है वो मैंने अभी अभी 1-2 सवाल पहले कराया था, इसलिए उसको छोड़ दिया. लेकिन फोर्स और पावर को देख लीजिए कैसे करके हम लोगों ने निकाला है. ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और रोज का रोज क्लास को देखिए, और जितने भी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको भी अच्छे से तैयार कर लेने हैं. अगर आप उन सवालों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बोर्ड में यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है. ठीक है, अगला सवाल देखिए, 5 मार्क क्वेश्चन. डिस्क्राइब ए सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF. इंड्यूस EMF की पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन. लेंज लॉ के लिए आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट बताना है, तो आप क्या करेंगे, एक मैग्नेट बनाएंगे, नॉर्थ पोल इधर लेके जाएंगे, तो आप कहेंगे कि नॉर्थ पोल जा रहा है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ नॉर्थ पोल को भगाने की कोशिश करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा. ठीक है, तो इसी को आपको समझा देना है, इस फैराडे एक्सपेरिमेंट को ही आपको समझा देना है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ग्राफ बनाना है बच्चों, आई थिंक आज की क्लास में बन जाए तो अच्छी बात है. द करंट फ्लोइंग थ्रू ए इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, सेल्फ इंडक्टेंस L है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये करंट चेंज हो रहा है तो आप AC मान लीजिए. ठीक है, तो एक सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो आपको ड्राइव करना है, ग्राफ को बनाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट.
इसके करंट के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे और फील्ड इन लूप्स में कुछ ना कुछ फ्लक्स बनाएगा, तो फ्लक्स का करंट के साथ क्या ग्राफ होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये फ्लक्स का करंट के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप रिलेशन पता कर दें तो आपको ग्राफ भी पता चल जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए, फाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ए। तो आप देखिए जरा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ए मतलब एरिया ऑफ लूप्स, म्यू नॉट एन परमेबिलिटी और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो कांस्टेंट है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बस आपको ये ध्यान देना है, अगर फाई का रिलेशन आई के साथ देखना है तो फाई और आई का ग्राफ बनाने के लिए आपको उसका रिलेशन देखना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो फाई को देखिए, खोल दीजिए उसको, क्या क्या आप देख सकते हैं। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ गया है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, फाई और आई का। अगला ग्राफ बनाना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डी आई अपॉन डी टी के साथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डी आई अपॉन डी टी के साथ। तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, बैक ईएमएफ जिसको बोलते हैं हम, वो एक सोलेनॉइड के अक्रॉस कितना होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अगर आप मॉड ले लेंगे तो इसको हटा दीजिए, ये लेंज लॉ के कारण आया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी के साथ अगर ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है। अगर आप इसको मॉड नहीं, यहाँ पे मॉड लगाना जरूरी है, अगर आप मॉड नहीं लगाते हैं तो ये ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा ऐसा। अगर आप मॉड नहीं लगाते हैं तो स्लोप ऐसा हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका स्लोप जो होगा वो माइनस एल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए और रोज का रोज सवाल लगाइए, ठीक है, बिल्कुल। और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये सारे के सारे आपके दोस्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। ओके, थैंक यू।